है। तो व्हाट इज जेरिएट्रिक मेडिसिन? जेरिएट्रिक मेडिसिन क्या है? नर्सिंग है पहले मेडिसिन पढ़ो तो जेरिएट्रिक मेडिसिन दैट इज वेरी न्यू इमर्जिंग ब्रांच है मेडिसिन डिपार्टमेंट का। ओके, तो जेरिएट्रिक मीन्स द स्टडी ऑफ ओल्ड एज हेल्थ। वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी के अध्ययन को बोलते हैं जेरिएट्रिक मेडिसिन। ठीक है, तो अब जेरिएट्रिक नर्सिंग। जेरिएट्रिक नर्सिंग किसको कहें? जो नर्सिंग केयर, जेरिएट्रिक एज ऑफ ग्रुप मीन्स ओल्ड एज, वृद्धावस्था के केयर से रिलेटेड हो, उसे हम जेरिएट्रिक नर्सिंग कहें। तो जेरिएट्रिक मेडिसिन हो गया और जेरिएट्रिक नर्सिंग। अब वाई जेरिएट्रिक नर्सिंग है और मेडिसिन इज इम्पोर्टेंट। पहले जेरिएट्रिक मेडिसिन पे इतना फोकस नहीं था, अभी एक अलग से ब्रांच कर दिया गया है। हाँ, उसमें अब एमडी की पढ़ाई होती है, जेरिएट्रिक मेडिसिन एमडी। अब पहले जेरिएट्रिक नर्सिंग बोल के कॉन्सेप्ट नहीं आया था, लेकिन अब जेरिएट्रिक नर्सिंग आया। क्या कारण है इसका? कारण है कि हमारे देश में यंग एज यानी 18-20 साल से लेकर 30 साल के पॉपुलेशन और हेल्थ के फैसिलिटीज बढ़ने के कारण ओल्ड एज जो है एबव 60-65 एज के लोग ज़्यादा हैं, और लोग ज़्यादा रहेंगे तो क्या होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा, और कुछ बीमारियां हैं जो एज से उनका रिलेशन वो कम एज में नहीं होते, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, गठिया, जैसे कैटरेक्ट हो, हेयर लॉस हो, तो टोटल ये सब मेमोरी लॉस हो गया, ये सब क्या होगा? हाँ, जेनेटिक एज ऑफ ग्रुप में ओल्ड एज के लोगों को ही ये सब बीमारियां ज़्यादा होती। ठीक है, तो इसलिए फोकस इसलिए करना है कि अब इसका दो चीज़ है कि इलाज करना है, इससे होने वाले आपको कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, यही है। तो वाई जेनेटिक मेडिसिन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज नंबर ऑफ पेशेंट जो है जेनेटिक एज में अब ज़्यादा है। ठीक है, पहले लोग 60 पार करते करते उनकी डेथ हो जाती थी, अभी इंडिया में एवरेज लाइफ है 65। पहले का हेल्थ फैसिलिटी ऐसा था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 65-70 तक था। ठीक है, अभी आपका बहुत कम है, 16-17 है, अभी भी हाई है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स क्या है कि 1000 लाइव बर्थ हो रहा है और 1 साल के अंदर में कितना डेथ हो रहा है बच्चे का, 1 साल के अंदर के बच्चों का, ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट किसको कहेंगे? जिसका एज बच्चे का 1 साल के अंदर हो, उसको हम इन्फेंट्स कहते हैं। और नियोनेट किसको कहते हैं? जिसका एज 28 दिन के अंदर हो, वो हो गया नियोनेट। इन्फेंट हो गया आपका 1 साल। चाइल्डहुड हो गया 4 से 5 से 4 से स्टार्ट होकर के 10 साल तक, 10 के बाद हो जाता है एडोलेसेंस। ठीक है, तो अब है कि जेनेटिक मेडिसिन में क्या चेंजेज होता है, तो आप इसको सिस्टम वाइज पढ़िए। अब है कि हेयर में क्या क्या चेंजेज होता है, ऊपर से पढ़िए हेयर में क्या चेंजेज होगा ओल्ड एज में।
हेयर लॉस होगा, ग्रे हेयर होगा। अभी तो ग्रे हेयर बहुत कम एज में भी हो रहा है, ठीक है। हेयर लॉस होगा, हेयर थिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ओल्ड एज में चेंजेस होते हैं। अब देखिए ईयर में क्या क्या चेंज है। हियरिंग कम जाता है, ठीक है। हियरिंग कम जाता है ओल्ड एज में 70 के बाद। उसको दो चीज़ हो सकता है, या तो हियरिंग का दो टाइप, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और न्यूरोसेंसरी हियरिंग लॉस। तो ओल्ड एज में क्या होता है कि जो नर्व है जिसके कारण हम लोग सुनते हैं, कॉक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, तो वो क्या होता है, उसमें डिजेनरेशन होता है, वो सूखने लगता है, वो कम काम करता है। इसीलिए ओल्ड एज में क्या होता है, कान का मशीन आदमी यूज करता है, कम एज में तो यूज नहीं करता है, बहुत रेयरली। हाँ, तो ओल्ड एज में ईयर में क्या प्रॉब्लम होगा कि सेंसरी न्यूरल डिफेक्ट होता है ज़्यादा, सुनाई कम देगा, रिंगिंग सेंसेशन होगा, वर्टाइगो होगा, चक्कर आएगा, ये होगा ईयर में फाइनल। तो ये अगर कोई आदमी कम सुन रहा है, 75-80 साल का हो गया, तो उसके लिए वो बहुत चिंताजनक नहीं है। लेकिन वही एक बच्चा 4 साल 5 साल 2 साल का है, अगर वो कम सुन रहा है तो बहुत सारा प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो सकता है, ठीक है। अब ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो ब्रेन में पहला चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंस होता है कि उसका ब्रेन में क्या क्या चेंजेस होगा, मेमोरी लॉस होगा। हाँ, सबसे पहले मेमोरी लॉस होगा, कुछ याद नहीं रहेगा, हाथ हिलने लगता है, ट्रेमर होने लगेगा, नींद कम जाता है, ठीक है। ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। एज बढ़ने से ब्रेन का साइज छोटा होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं सेरिब्रल एट्रोफी। सेरिब्रल एट्रोफी नॉर्मल एज में भी आप अगर किसी का 70, कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन 70 ईयर्स की एज में भी अगर आप उसका CT स्कैन कराएं तो वो आपका सेरिब्रल एट्रोफी निकलेगा उसको। तो ये एज के लिए क्या है, नॉर्मल है। वही बच्चों में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा है ओल्ड एज में डिप्रेशन होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, सुसाइडल थॉट्स आता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, पार्किंसन डिजीज, इसमें चलने फिरने में दिक्कत होगा, मेमोरी लॉस होगा, हाथ हिलेगा, ये सब आपका पार्किंसन डिजीज में है। एल्जाइमर्स डिजीज, कहीं पे खाना पेशाब कर देगा, मेमोरी लॉस रहेगा, ठीक। कुछ है आपको इन्फेक्शियस डिजीज भी होता है, प्रियॉन्स डिजीज होता है ओल्ड एज में। और सबसे कॉमन ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम है कि पैरालिसिस, CVA, सेरेब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट। किसी को एक साइड का काम नहीं करता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैरालिसिस हो, यही बोलते हैं। तो उसका लिटरल मीनिंग है CVA, ठीक। तो CVA माने हो गया आपका सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, ओके। तो सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हुआ तो ब्रेन का एक साइड इंजरी हुआ, दाहिने हुआ या बाएं हुआ। तो अगर आपका दाहिने साइड का वीकनेस, हाँ, एक साइड का आपका हेमीपैरेसिस बोलते हैं उसको, या हेमीप्लेजिया। हेमी माने आधा, प्लेजिया माने वीकनेस। हेमीप्लेजिया हो गया माने अपर लिम्ब भी और लोअर लिम्ब भी दोनों इसका कमजोर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया।
अगर राइट साइड में अगर आपका ब्रेन इंजरी है तो वीकनेस किधर होगा? राइट साइड में अगर नस सूख रहा है या ब्रेन का नस फट गया है तो वो होगा लेफ्ट में। ऑपोजिट होता है, राइट में दिक्कत है, लेफ्ट लेग में या हैंड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट में दिक्कत है, राइट में प्रॉब्लम। अब क्या है कि जो हम लोगों का बोलने का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, जहाँ से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, उसका एरिया मैक्सिमम ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ब्रेन के लेफ्ट साइड में इधर होगा। अगर वो आदमी राइट हैंडेड है तब, राइट हैंडेड मैंने मैक्सिमम काम आप दाएं हाथ से कर रहे हैं। अगर वो आदमी लेफ्टी है तो उसका जो डोमिनेंट ब्रेन है, जहाँ से वो बोल पाएगा, सोच पाएगा, समझ पाएगा, उसका राइट में लगेगा। लेफ्टी है जो उसको राइट में रहेगा, लेकिन जो राइट हैंड है उसका लेफ्ट में रहेगा। तो सपोज आपको राइट हैंड का पैरालिसिस हुआ और राइट पैर का, तो ब्रेन इंजरी लेफ्ट में है, तो क्या होगा? तो अब आपको जो बोलने में दिक्कत होगा, तो जिसको राइट साइड में पैरालिसिस होता है उसको बोलने में दिक्कत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि लेफ्ट साइड का ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है। अब स्ट्रोक है आपका दो टाइप, टू टाइप ऑफ स्ट्रोक, सीवियर स्ट्रोक, पैरालिसिस, सब एक ही नाम। ठीक है, अब ब्रेन में पैरालिसिस क्या कारण है? ब्रेन में क्या होगा? दो कारण है। एक तो है कि जो आर्टरी फट गया अंदर या वेन फट गया तो वो ब्लीडिंग होगा। कोई भी आर्टरी फटेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, ब्लड निकलेगा। तो ब्रेन में ब्लड निकला, ब्रेन में पूरा ब्रेन में फैल गया। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, सब तरीके का ब्लीडिंग हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपका हेमोरेजिक है, हेमोरेजिक मतलब कि फट गया, ब्लीडिंग, हेमोरेजिक है, अगर बहुत ज़्यादा है हेमरेज तो उसको आपको ब्लड निकालना पड़ेगा ऑपरेशन। ज़्यादा हो गया क्योंकि ज़्यादा ब्लड ब्रेन में रहेगा तो क्या ब्रेन पे वो प्रेशर डालेगा तो डिस्टर्ब, तब दिक्कत होगा। धीरे धीरे इतना प्रेशर डाल देगा कि ब्रेन बाद में काम करना बंद हो जाएगा, पेशेंट बचता है। और एक और है जिसको बोलते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक का क्या मतलब है कि आप उसमें जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो, तो आर्टरी ब्लॉक हो गया, नस सूख गया, इसका मतलब, ठीक है। तो अब वो फटा नहीं, उसका सिम्टम थोड़ा कम रहता है, लेकिन जिसका ब्रेन फटता है, नस हेमरेज जिसको होता है, उसका सिम्टम बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है।